आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं संतोष कुमार गुप्ता, फाउंडर डायरेक्टर आईसीआईटी गोंडा, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस चैनल्स को मैंने कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए बनाया हुआ है। इसमें आपको प्रोग्रामिंग, ऑफिस और अकाउंटिंग जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए। लाइक के रूप में ही आपसे हमें परिश्रम के रूप में कुछ मिलता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और आप वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, जिससे आपको नया कोई वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो वो आपको मिल जाया करे। चलिए आज का मैं क्लास अपना स्टार्ट करता हूं। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने आ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में, वो है हमारा एरे। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो भी क्लासेस फर्स्ट क्लास से लेके 14 क्लास तक यानी 14 क्लासेस पढ़े, ये क्लासेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि इनसे हमें ये समझ में आया कि प्रोग्रामिंग को करने के लिए कौन कौन से टर्म, कीवर्ड्स हमें यूज करने होते हैं। पर अब आपको जो पढ़ाया जाएगा ये बहुत ज़्यादा अहम होगा, और आगे के जितने भी क्लास होंगे उनमें पिछले के 14 क्लासों की चीज़ों को हम लोग आवश्यकता पड़ने पे यूज करेंगे। तो आज का हमारा सब्जेक्ट होगा एरे। तो पहले हम लोग जाने कि ये एरे एक्चुअली है क्या। तो पहले एक कॉमन भाषा में जाना जाए कि एरे का प्रयोग हम कब करते हैं और इसको यूज करने का हमें बेनिफिट क्या होता है। तो देखिए, अक्सर आपको आपको सी में ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ सकता है जहाँ पे आपको बहुत सारे डिटेल्स कई कैंडिडेट्स के डालने पड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपसे कहा गया कि आप 10 स्टूडेंट्स का एज स्टोर करो। तो होगा क्या कि आपको उस एज को स्टोर को करने के लिए 10 अलग अलग वेरिएबल लेने होंगे। आपने देखा है कि सी के प्रोग्राम में जितने प्रकार की वैल्यू को हम रखना चाहते हैं, सबके लिए हमें अलग अलग वेरिएबल लेना होता है। तो आप 10 वेरिएबल लेंगे और फिर उन एज को आप उसमें रखने का काम करेंगे। तो चलो 10 अगर एज है तो आपने 10 वेरिएबल ले लिया, पर आपसे कहा जाए कि 10 लाख स्टूडेंट्स का एज स्टोर करना है तो आपको 10 लाख वेरिएबल लेना होगा। तो आप इमेजिन करके देखो कि अगर 10 लाख वेरिएबल हो जाएंगे तो उन वेरिएबलों का डिक्लेरेशन करना, उन वेरिएबलों का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हमें एज ही स्टोर करना है, चाहे वो 2 के हों चाहे 2 लाख के हों, तो ऐसा हमें कोई सुविधा मिले कि हम एक कॉमन नाम ले लें। हम सारे लोगों का एज स्टोर करने के लिए एक एज नाम का वेरिएबल ले लें और हमें ऐसी अनुमति मिले कि हम उसमें एक से ज़्यादा वैल्यूओं को स्टोर कर पाएं। क्योंकि अभी जो आप नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें आप एक वेरिएबल में एक वैल्यू ही रख पाएंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि वेरिएबल का नाम मैं एक ही रखूं पर उसमें एक से ज़्यादा वैल्यू एक ही प्रकार का मैं रख पाऊं, तो उसके लिए आप जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एरे। जैसे उदाहरण के रूप में आप सब लोगों ने एक्सेल में काम किया होगा। तो एक्सेल में जब आप काम करने आते हैं तो आपको शीट में बहुत सारे कॉलम मिलते हैं, ए कॉलम, बी कॉलम। तो अगर आपने ए वाले कॉलम में हेडिंग डाल दिया सिटी, तो आपको बहुत सारे शहरों का नाम लिखने के लिए नीचे बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिलते हैं और आप उन पूरे कॉलम को आइडेंटिफाई करते हैं सिटी के नाम से। और अलग अलग शहरों को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक रो नंबर हो आता है। जैसे गोंडा लिखा हुआ है तो C1 पे होगा, बहराइच लिखा हुआ है तो C2 पे होगा, बलरामपुर लिखा है तो C4 पे होगा। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी भी प्रोग्रामिंग में हम काम कर रहे होते हैं तो वहां हमें एरे का प्रयोग करना होता है। तो एरे जो होगा ये एक समूह होता है एक प्रकार के डेटा टाइप का। एक प्रकार के डेटा टाइप का मतलब ये हुआ कि अगर आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो इंटीजर ही रखोगे, ये नहीं कि एक इंटीजर रखा, 4 फ्लोट रखा, 5 स्ट्रिंग रख लिया। इसीलिए आप सिमिलर लिखा हुआ है। और इसका बेनिफिट यही है कि सारे वैल्यूओं को आप एक नाम से आइडेंटिफाई करोगे तो वो थोड़ा हमें बेनिफिट करता है। एरे जो होते हैं ये ढेर सारे डेटा आइटम को एकत्र करके बनाए जाते हैं जो एक ही प्रकार के होंगे, और इनका नाम जो होगा वो एक कॉमन नाम होता है। और इसे डिराइव डेटा टाइप इसलिए बोला जाता है चूंकि इसके लिए कोई एरे नाम का डेटा टाइप नहीं होता है, हमारे द्वारा ये डिफाइन किया जाता है। और इसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी बेसिक डेटा टाइप का सहारा लेना होता है, इसीलिए हम लोग एरे को डिराइव डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल एरे
का उद्देश्य यही होता है कि जब आपको ढेर सारे डेटा का कलेक्शन करना हो, वो भी सेम टाइप के, और उनका एक कॉमन नाम देना हो, तो ऐसे स्थिति में हमें एरे का प्रयोग करना होता है। अब हमारे जो एरे होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं। तो 1 डायमेंशनल एरे को हम लोग 1D एरे के नाम से भी जानते हैं या 1 सबस्क्रिप्टेड के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है कि कोई एक कॉमन नाम लेके एक से ज्यादा वैल्यू उससे रिलेटेड हम लोग डाल सकते हैं। ऐसे 100 लोगों का एज डालना है तो एज को स्टोर करने के लिए हम 1 डायमेंशनल का प्रयोग करेंगे। अब पता लगा मुझे एज भी डालना है और उसके सिटी का नाम भी डालना है, तो एज के लिए एक अलग एरे होगा और सिटी के लिए अलग होगा, ये 1 हो गया। 2 डायमेंशनल एरे स्पेशली जो मैथ में मैट्रिक्सेस के कैलकुलेशंस होते हैं उनके लिए बनाया गया है, आगे क्लास में हम लोग जानेंगे। और ऐसे ही मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं। तो 1 डायमेंशनल एरे क्या है, थोड़ा ये जाना जाए। तो देखिए जो 1 डायमेंशनल एरे होता है इसको हम लोग 1 सबस्क्रिप्ट वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब एरे हम लोग यूज करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट खुलता है और एक बड़ा ब्रैकेट बंद होता है। इसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, इसीलिए इसे सबस्क्रिप्ट वेरिएबल के नाम से भी जाना आता है। और ये एक लिस्ट बनाता है। हमारा जो सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, 1 डायमेंशनल एरे होता है, ये एक लिस्ट बनाता है। और इसका डिक्लेरेशन करने का तरीका होता है कि आप एक डेटा टाइप देंगे। अगर आप इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल रहे हो तो इंटीजर लोगे, फ्लोट है तो फ्लोट, करेक्टर है तो करेक्टर। तो इस डिक्लेरेशन से यहाँ पे ये हो रहा है कि एक ए नाम का वेरिएबल है और अगर आप देख रहे हो तो इसके ब्रैकेट में इसकी एक साइज दी गई है। तो इसका मतलब ए नाम के वेरिएबल में आप 10 इंटीजर प्रकार की वैल्यू को रखने का काम कर पाएंगे। ये इसका एक कॉमन डिक्लेरेशन होता है। अब एरे के लिए कुछ रूल्स भी हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। जैसे किसी वेरिएबल को यूज में लाने से पहले हमें उसका डिक्लेरेशन करना होता है, ऐसे एरे को भी यूज में लाने से पहले हमें ऐसे उसका डिक्लेरेशन अपने प्रोग्राम में करना होता है। और डिक्लेरेशन करने के लिए जरूरी है कि उसके साथ उसका एक सुटेबल डेटा टाइप दिया जाए कि उसमें किस प्रकार का वेरिएबल, किस प्रकार की वैल्यू आप डालोगे। और मस्ट है कि उसके साथ एक बड़ा ब्रैकेट खुले और बंद हो, इसे हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और जो सबस्क्रिप्ट होता है ये साइज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे मैंने 10 लिया, इसका मतलब इसमें हम 10 वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ 1000 लिख दो, इसका मतलब ए में 1000 इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो। और एरे को जब भी आप बनाओगे तो एरे के अलग अलग एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक इंडेक्स नंबर बनेगा। ऐसे इसमें मैं 10 वैल्यू रखूंगा तो कैसे ये आइडेंटिफाई करूंगा कि पहला किसमें दूसरा किसमें है। तो जो पहला वाला वैल्यू होगा उसका इंडेक्स 0 से बनेगा और एक कम यानी A0 से लेके A9 तक इसका इंडेक्स बनेगा। और जितने भी आपके एरे एलिमेंट होते हैं सबका मेमोरी में एक सेपरेट एड्रेस होता है जिसे हम लोग मेमोरी एड्रेस के नाम से जानते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर एज और उसकी साइज मैंने ली है यहाँ पे 5। तो इस डिक्लेरेशन से क्या होगा कि आपको रैम में इस प्रकार से 5 सेल मिल जाएंगे और आपको इजाजत होगी कि इन 5 सेलों में आप 5 इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखने का काम करेंगे। वो आपके ऊपर है कि आपने डिक्लेरेशन में साइज 5 दिया है तो जरूरी नहीं कि 5 वैल्यू आप डालो। आप मैक्सिमम डिक्लेरेशन करके जितना भी उसमें एलिमेंट डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। और जब इस प्रकार का आप डिक्लेरेशन करोगे तो प्रत्येक अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इसका एड्रेस हो आता है। क्योंकि वेरिएबल एज है, ये पहला वाला आपका सेल है इसलिए 0 से रिप्रेजेंट होगा। तो ये एज 0, एज 1, एज 2, एज 4 और एज 4 तक जाएगा। तो चूंकि 0 से इंडेक्स शुरू होता है इसलिए एक 1 कम जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग सेलों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये सेल का एड्रेस यूज करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ले चलता हूँ सी के टर्बो एडिटर में और वहाँ मैं आपको कुछ एरेस के प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो देखिए फिलहाल मैं आपके सामने एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। इस प्रोग्राम में मैं एरे के कॉन्सेप्ट का यूज नहीं कर रहा हूँ और फिर इसी में ही जब मैं एरे का यूज करूंगा तो आपको एक थोड़ा लिटिल बिट बेनिफिट मिलेगा कि एरे का यूज करने का हमारा क्या मकसद है या फायदा क्या होता है। जैसे मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपने कंप्यूटर को 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स इनपुट करूंगा और हमारा कंप्यूटर उसका सम करके और उसका औसत दे देगा।
तो सिंपल हमें 5 मार्क्स की वैल्यू इनपुट करानी है, इसलिए यहां मुझे 5 वेरिएबल लेने पड़े A B C D E करके। चूंकि इनका सम पाना है इसलिए यहाँ पे मैंने सम वेरिएबल लिया, एवरेज पाना है इसलिए एवरेज लिया, यहाँ स्कैन एफ करके मैंने पांचों को इनपुट करा दिया। अब जब पांचों की वैल्यू इनपुट हो गई तो इनका मैंने सम किया और सम के बाद इसका मैंने यहाँ पर एवरेज कर लिया और एवरेज के बाद यहाँ मैंने एवरेज को प्रिंट कर लिया है। अभी मैंने एवरेज को फ्लोट इसलिए लिया है क्योंकि जब आप औसत निकालोगे तो आपका रिजल्ट दशमलव में आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे फ्लोट में लिया है। अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे तो अभी चलिए यहाँ पे एक एरर बता रहा है। देखिए एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ मैंने डिक्लेरेशन 5 वेरिएबल का किया है और यहाँ मैं f एक और एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, इसलिए एरर दे रहा था, तो उसे मैं हटा देता हूँ, फिर से यहाँ पे कंपाइल करता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ। तो आप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करेंगे। मान लेते हैं आपने ऐसा कुछ 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स इनपुट कर दिया और ये क्या करेगा कि उनको ऐड करेगा और ऐड करने के बाद जो उसका औसत होता है वो औसत आपको मिल गया। तो फिलहाल यहाँ मैंने कोई एरे का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया और हमारा प्रोग्राम आसानी से बन गया। तो बात आता है कि हम एरे को क्यों लाएंगे, तो थोड़ा सा समझिए। अभी चलो आपको 5 मार्क्स की वैल्यू इनपुट करनी थी तो आपको 5 अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ा और आपने उन्हें स्कैन करके अपना यूज में ले आए। पर सपोज करिए आपसे कहा जाए कि 500 मार्क्स हैं, 500 सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स डालने हैं। तो आप इमेजिन करो आपको इस प्रकार से ऐसे 5 वेरिएबल लेने पड़े, वैसे आपको 500 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो अगर आप 500 वेरिएबल ले लोगे तो एक बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा कि सारे वेरिएबल का हमें नाम याद रखना काफी कठिन होगा और उसके बाद में हमें 500 बार उनको स्कैन एफ करके इनपुट करना होगा। चूंकि 500 वेरिएबल हो गए हैं तो सबके वेरिएबल को जहां जहां जरूरत होगा उसके नाम को याद करके हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 500 वेरिएबलों को प्लस करो, ऐसे लिखो, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रोग्राम। तो अगर आपको ये लगता है कि मुझे मार्क्स ही इनपुट करना है तो क्यों उनके लिए अलग अलग मैं वेरिएबल का नाम ले रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ हो इजाजत कि हम एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसमें एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर लें। तो ऐसे स्थिति में हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है उसे हम लोग बोलते हैं एरे। तो एरे तब यूज में आएगा जब एक जैसी वैल्यू एक से अधिक हो और उसे एक कॉमन नाम से हमें स्टोर करना हो, एक्सेस करना हो, तो हम इसका यूज करेंगे। तो अभी अगर आप देखो तो मैंने यहाँ इंटीजर लिखा, ए लिखा और इसके बड़े ब्रैकेट में मैंने 5 लिखा, तो इस डिक्लेरेशन को ही बोलते हैं एरे। और अब ये डिक्लेरेशन ये बता रहा है कि ए नाम के वेरिएबल में आपको इजाजत मिलता है कि आप 5 इंटीजर टाइप की वैल्यू को रख सकते हैं। आप जब भी एरे यूज करेंगे तो एरे में चूंकि एक से ज्यादा एलिमेंट बनेंगे तो हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। यानी आपको एरे के संबंधित कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो मस्ट है कि उसके लिए आप लूप चलाइए। लूप इसलिए चलाना होगा क्योंकि जब आप एरे बनाते हो तो उसमें एक से अधिक सेल्स बनते हैं, तो एलिमेंट बनते हैं, तो हर सेल को ट्रेवर्स करने के लिए, विजिट करने के लिए हमें लूप चलाना होता है। और ये सम वेरिएबल हो गया, ये एवरेज हो गया। अब मैं आपको सामने एक फॉर लूप लगा रहा हूं क्योंकि मुझे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं और वो भी एरे में डालने हैं। तो यहां मैंने फॉर लूप चलाया है, फॉर लूप 0 से चलाया है। क्यों चलाया है? क्योंकि आपको पहले मैंने ये सूचित किया है कि एरे का जो इंडेक्स बनता है वो 0 से बनता है। तो मैं जो पहला वैल्यू एरे में इनपुट करूंगा वो एरे के 0 इंडेक्स में जाएगा, इसलिए यहां मैंने 0 लिखा है। इस लूप से 2 काम किया जा रहा है। पहला काम ये हो रहा है कि ये 5 बार लूप चलेगा तो क्रिया 5 बार होगा, और दूसरा ये आपके एरे के इंडेक्स को भी मूव कराएगा, इसलिए मैंने यहाँ इस लूप को चलाया है। यहाँ पर प्रिंटफ किया है। प्रिंटफ में मैंने कहा है कि सब्जेक्ट्स का मार्क्स डालो, यहाँ मैंने %d लिखा है। और आप एरे वेरिएबल को आप जब भी यूज करोगे तो ये सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल है, तो मस्ट है कि इसके साथ यहाँ पे आप बड़े ब्रैकेट का निशान लगाओ। और देखो यहाँ पे मैंने i लिखा है, तो i का मतलब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 का काम करेगा। अगली बार i की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 का काम करेगा। तो i आपके एरे के इंडेक्स को भी चेंज करता रहेगा। तो जो आप पहली वैल्यू डालोगे वो a0 में जाएगा। यहाँ मैंने इंटर %d करके यहाँ i को प्रिंट कराया है। मैंने i को इसलिए प्रिंट कराया है कि जब मैं वैल्यू डाल रहा हूं तो मुझे ये भी पता चलता रहे कि मैं किन किन एलिमेंट्स की वैल्यू डाला हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे %d लगाया है। ये एसेंशियल नहीं है।
तो ये पहला वाला जो फॉर लूप लगा है, इसका उद्देश्य है आप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एरे नाम के वेरिएबल में इनपुट करें। अब आपने एरे में 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स डाल दिया, तो मैं चाहता हूं कि उन सारे पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का मैं सम पाऊं। तो जैसे आपने लूप चला के 5 वैल्यूओं को इनपुट कराया जो आपके ए नाम के एरे में जाके स्टोर हुए, तो अगर आपको एरे के वैल्यूओं पे कोई प्रोसेस करना है तो उनके वैल्यू को निकालने के लिए आपको दोबारा लूप लगाना पड़ेगा। तो ये जो फॉर लूप लग रहा है, ये स्पेशली यहाँ जो सम नाम का वेरिएबल है इसके लिए लग रहा है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ फॉर में मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस नहीं लगाया है। तो आप ये चीज जानो कि आप फॉर चाहे इफ लगाओ, अगर उसके ब्लॉक में केवल एक ही स्टेटमेंट आ रहा हो तो ये ब्रेस ओपनिंग क्लोज आप इग्नोर कर सकते हो या लगा भी सकते हो। चलिए मैंने लगा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 बार लूप चलेगा और सम नाम के वेरिएबल में आपके पांचों एरे की वैल्यू निकल के आएगी और उसका आपको सम मिलेगा। अब जब ये सम हो जाएगा तो मैंने उसको 5 से डिवाइड किया, तो थोड़ा आपको प्रोग्राम पहला वाला आसान लग रहा होगा। आप ये सोचोगे कि मैंने एरे फर्जी ले लिया, अब एरे ले लिया तो एरे के लिए अब लूप चलाओ, वैल्यू डालने के लिए एक लूप, वैल्यू निकालने के लिए एक लूप। इससे अच्छा तो बढ़िया था कि हम 5 वेरिएबल लेके उसको कर लेते। तो ये आप मत सोचो। अभी आपको सोचना है कि एरे का यूज हो कैसे रहा है, क्योंकि आप केवल 5 सब्जेक्ट्स के लिए काम नहीं करने आ रहे हो। कोई सॉफ्टवेयर आप बनाओगे तो वहां आपको बहुत ढेर सारी वैल्यूएं ऐसे डालनी होंगी, तो कहां तक उनके लिए वेरिएबल लोगे। इसलिए आपको एरे सीखना ही होगा। तो इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूं, रन करता हूं, तो देखो यहाँ इंटर 0 सब्जेक्ट्स मार्क्स लिख के आया। चूंकि आई की वैल्यू 0 है, मैंने पहला मार्क्स 10 दे दिया। अब आई की वैल्यू 1 हुई तो इंटर 1 सब्जेक्ट मतलब जो अगला सब्जेक्ट है उसका मार्क्स डालिए। चलिए मैंने यहाँ फिर 10 दे दिया, यहाँ मैंने 15 दे दिया, यहाँ मैंने 20 दे दिया, यहाँ मैंने 25 दे दिया। तो आप देखो तो उसका एवरेज मिल गया। तो प्रोग्राम चल वैसे ही रहा है, आउटपुट वैसे ही आ रहा है जैसे पहले वाले प्रोग्राम का आउटपुट आया था। बस फर्क ये है कि इसमें मैंने एरे का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। एरे के लिए जरूरी है कि एरे का डिक्लेरेशन जब करें तो उसका साइज दें। जरूरी है कि एरे के ऊपर कोई भी प्रोसेस करें तो आपको लूप चला के ही प्रोसेस करना होगा। जैसे यहाँ 2 फॉर लूप इसलिए चल रहा है क्योंकि पहले वाले फॉर लूप का उद्देश्य है एरे में वैल्यू को इनपुट कराना, और दूसरा वाला फॉर लूप इसलिए चल रहा है क्योंकि एक एक वैल्यू को हम निकालेंगे और उसका हम सम फार्मूले में यूज करेंगे, इसलिए दूसरा लूप लगाया गया। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एरे का जो मैंने आपके सामने इंप्लीमेंट किया है, और ये सिंगल डायमेंशन एरे के बारे में आपको बताया गया है। आपको फिलहाल आज की क्लास में इतने ही नॉलेज दिए जा रहे हैं। अभी आप को बहुत सारे इसमें क्लासेस लेने होंगे और उन क्लासेस में आपको बारी बारी एरे के संबंधित और भी जानकारियां मैं दूंगा। आपका क्लास आज का इतना ही है। अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। आज इसी के साथ ही मैं अपना क्लास यहीं पे ही